पाक भारत हालिया कशीदगी में इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान का जेल से अहम ट्वीट आया है। इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज हुई है। कितना इम्पैक्टफुल है ये ट्वीट इमरान खान साहब का? पाकिस्तान के अंदर सब नजरें हुकूमत की तरफ नहीं, अडयाला जेल की तरफ थी। अडयाला जेल से इस हवाले से क्या बात हो, किसी ने इमरान खान साहब को कहा जब तक आपके पास कोई नहीं आता आप उस वक्त तक ये बात न करें। तो इमरान खान साहब ने सख्त लफ्जों में उनको कहा कि जी ये मौका ऐसा है कि जहां पे मुझे बोलना है, ये मेरा बोल। आपके डिफेंस मिनिस्टर वंस अगेन ही इज इन हेडलाइंस फॉर मेकिंग अनदर स्टेटमेंट। वो आपका डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे भारत को कोई अकल आ जाए। जब जंग आपके दरवाजे तक कोई ले आए तो फिर तो आपने लड़नी है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मा नौमान। पाक भारत हालिया कशीदगी में इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान का जेल से अहम ट्वीट आया है। खान साहब के इस ट्वीट के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज हुई है और बड़ी पजीराई मिल रही है इमरान खान के इस मौक़िफ़ को जो उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ दुनिया के सामने रखा है। हबीब साहब, कितना इम्पैक्टफुल है ये ट्वीट इमरान खान साहब का? इस जंग में जो कुछ अब तक हमने देखा है, मैं तो पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूं कि भारत का कोई हथियार कारगर नहीं है सिवाय एक के, और वो हथियार है उनकी एक जो यूनिटी उन्होंने पॉलिटिकल पैदा की है बाय कन्वीनिंग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कि जिसमें एक पार्टी के मेंबर से लेके वजीर आज़म तक सब लोग मौजूद थे और उन्होंने हुकूमत को मैंडेट दिया कि आप जो चाहें करें। और फिर मोदी हुकूमत ने अभी कल ही अपनी जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की थी उसको कन्वीन किया और उसके बाद कहा कि तमाम अफवाज को अपनी कहा कि जनाब अब आप तजवीज़ करें और उन्हें फ्री हैंड दिया। अब वो फ्री हैंड देने का मतलब क्या है उसको हम एक साइड पे रखते हैं। वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल यूनिटी, एक नेशनल रिस्पांस की कैफियत बनी थी पाकिस्तान में, वो आज इस ट्वीट के बाद बनी है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सब नजरें हुकूमत की तरफ नहीं थी, वो अडयाला जेल की तरफ थी कि अडयाला जेल से इस हवाले से क्या बात होती है। और मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे ये बात बिल्कुल आप यूं समझिए कि कोई जेल के ऊपर परिंदे वरिंदे तो गुजरते ही रहते हैं, तो वहां पर एक बात किसी ने इमरान खान साहब को कहा कि आप ये बात ना करें। अच्छा जी, जब तक आपके पास कोई नहीं आता आप उस वक्त तक ये बात ना करें। तो इमरान खान साहब ने सख्त लफ्जों में तो नहीं लेकिन मुनासिब सख्ती से उनको कहा कि जी नहीं, ये मौका ऐसा है कि जहां पे मुझे बोलना है, ये मेरा मुल्क है। और उसके बाद फिर उन्होंने, मैंने आपको कल ही बताया था कि कल उन्होंने ये बात की और आज वो बाकायदा ट्वीट की सूरत में आ गई। यानी अब ये ऑफिशियली इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो जब आप पाकिस्तान को के अंदर जहां इतनी ज़्यादा तकसीम हो चुकी है इलेक्शन की वजह से, जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, पता नहीं वो इलेक्शन था भी या नहीं था, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से जितनी तकसीम बढ़ी है उस पूरी तकसीम को इस एक ट्वीट ने ख़त्म कर दिया है। 1 2 इस ट्वीट में जहां इंटरनल पॉलिटिक्स का जिक्र है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, वहां पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पूरी तायद है और मुदल्लल है और अपने तजर्बे की बुनियाद पे है। यानी जब 2019 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एग्रेसिवली इस मामले को, पुलवामा वाले मामले को उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की। ये कहा कि अच्छा वो मिलकर तफ्तीश कर लेते हैं। इंडिया ने ये नहीं माना, इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की हमायत की, फिर इमरान खान साहब ने उनकी सर्जरी भी कर दी। अब वो अपना जख्म जो है वो अब तक सिल नहीं रहा उनसे। तो जब सूरत हाल यहाँ, जब एक शख्स ऐसा जो बाकायदा लड़ चुका हो, अपने क्रेडेंशियल साबित कर चुका हो और फिर पाकिस्तान का एक इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो कि जिसके बारे में डिस्कशन अमेरिका से लेके इंडिया तक हर जगह हो रही है, तो जब उसकी तरफ से ये बात आती है तो ये एक मीनिंगफुल बात है। इसने पाकिस्तान के अंदर वो जो बाज़ लोग जो हमारे दुश्मन थे, जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये मुनासिब मौका है पाकिस्तान, भारत की तरफ से ये बात हो रही है कि ये मुनासिब मौका है, इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो आज इमरान खान साहब ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो इस वक्त करंट हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उन्होंने उठाया, वो सवाल उठाया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल यूनिटी की जरूरत है, द नीडफुल इज नॉट बीइंग डन इन पाकिस्तान। देखिए अकबर, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर
आप जेल में बैठा हुआ शख्स है ना, वो बोल रहा है कि मेरा क्या पोजीशन है इस जंग पे। अच्छा, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी तो मौजूद हैं, तनकीद हो रही है इस पर बहुत ज्यादा, उनकी तरफ से ये पोजीशन कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से। ये मौका होता है जब आपने बात करनी होती है, ठीक बात, जब बोलना होता है। ये सवाल पाकिस्तान का है, ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान का सवाल है। आप, मैं जर्नलिस्ट हैं, हम फैक्ट्स का तयन करेंगे, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे, जो कुछ हो जो लॉजिकली हो, जो लॉजिकल भी हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है बतौर पाकिस्तानी। बिल्कुल, ये तकाजा करती है कि हम अपने फ़राइज़ की अंजामदही जहां पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हों, वहां पर साथ हमारी ओपिनियन भी वाज़ेह हो। ये मौका होता है जहां पे आपने बताना होता है कि जनाब इस जंग के बारे में मेरी ये ओपिनियन है। खान साहब ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, खान साहब ने अपना किरदार अदा कर दिया और बखूबी अदा कर दिया, और कौम के अंदर इस काविश को आप लेस देन एक स्टेट्समैन नहीं कह सकते। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ये एक स्टेट्समैन की बात है। और शायद पॉलिटिकली करेक्ट, अगर पॉलिटिकल खालिस्तान पीटीआई के पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए तो उस्मा शायद उसमें ये बात ठीक थी कि जनाब किसी को आपसे राब्ता तो करने दें, कोई आपसे राब्ता करे ताकि उसकी कुछ कीमत तो हो। लेकिन उन्होंने बार्गेन नहीं किया, बार्गेन नहीं किया। ये वक्त नहीं था ना बार्गेनिंग का, ये बात को समझते हैं। इंटरनेशनली इस ट्वीट को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया, यानी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ समझा गया इसको। अच्छा, खान साहब ने इसमें यह भी वाजे किया कि उन्होंने 2019 में यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने तकरीर की थी पुलवामा के हवाले से, तो उन्होंने उसमें भी ये कहा था कि पुलवामा जैसा एक और वाक़या भी होगा और उसका इल्ज़ाम भारत हम पर डालेगा। उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था इसको। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग, अब आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी अब ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मामला जो है सिर्फ मोदी के दौर में क्यों हो रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट में क्यों हो रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये RSS की अप्रोच के साथ ही गवर्नमेंट है मौजूद, जो दूसरों को कमतर समझती है, इक्वल सलूक नहीं करती, रिलीजन की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे तफरका पैदा करती है। तो लिहाजा इस फिलॉसफी को उस वक्त उन्होंने चैलेंज किया था अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने चैलेंज किया था कि ये गवर्नमेंट जो है वो फाशिस्ट है या कुछ और है। बहुत सारे लोग उस वक्त ये कहते थे, और शायद किसी दर्जे में ये बात ठीक भी हो, कि इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि इमरान खान साहब को मोदी को अटैक नहीं करना चाहिए, मोदी का नाम लेकर अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान एक ज़ाती परखाश पैदा हो जाती है, और ये ज़ाती परखाश फिर पॉलिसियों की सूरत में वाज़े होती है। तो उस वक्त उन्हें ये कई लोगों ने कहा कि आप ये ना किया करें, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने मोदी को बाकायदा तौर पर अपना हदफ बना के बयानबाजी शुरू, लेकिन जिन्हें आज करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है ना। आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि देखिए, अगेन ये एक डिबेटेबल बात है कि नरेंद्र मोदी की जात को निशाना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो एक पॉलिटिकल फैसला होता है, ये कोई पॉलिटिशियन ही लेता है। पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूं, तो ये आज के पॉलिटिशियंस की, नवाज शरीफ साहब पॉलिटिशियन ही है। देखिए, अब उनके मोदी के साथ इस रीजन में रहने की हवाले से, खुदा न खास्ता मैं किसी की हुब्बुल वतनी का जिक्र नहीं कर रहा, यानी उसका कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मोदी साहब एक दफा तो उनके घर भी तशरीफ ले गए थे ना। तो देखिए, रीजन के मुख्तलिफ लोगों में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं। 1965 की वॉर थी तो बहुत सारे दोस्त, बड़े गहरे दोस्त, रिश्तेदार एक ही मुल्क के, यानी दोनों मुतहारिब मुल्क थे, तो एक भाई इधर से लड़ रहा था और दूसरा भाई उधर से लड़ रहा था। एक भाई इधर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, तो दूसरा भाई वहां से पाकिस्तान के, अपने हिंदुस्तान के मफादात। तो बात तो वही है ना कि सब अपने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अपने मुल्क के लिए लोग लड़ते हैं। लिहाजा इसमें ताल्लुकात की बुनियाद पे ये बात नहीं कही जा सकती कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मोदी के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इस वक्त ये जंग है ना, जंग की कैफियत है। जंग की कैफियत में पोजीशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे दूसरी तरफ माँ बाप ही क्यों ना हो, खास तौर पर जब मुल्कों का सवाल ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली इस पे अपना इजहार ख्याल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल
वो करें या ना करें ये वो जानते हैं, वो अपनी सियासत के बारे में बेहतर जानते हो हैं। सकता है वो समझते हो कि मेरे इज़हार ख्याल से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, तो चलो छोड़ो, मैं नहीं करता। ये तो आपका ख्याल हो लेकिन सकता देखें है। हाँ। वो जो हबीब साहब बात कर रहे थे कि जहाँ से उन्होंने बात शुरू की, सबसे ज़्यादा जो टेंशन है और बड़ी राइटली सो कि इंडिया में जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, कांग्रेस इज़ अ सेंटर लेफ्ट पार्टी इन इंडिया, जो इस तरह के मुतहारिब नज़रियात जिस तरह के आरएसएस लेड बीजेपी के हैं वो नहीं रखती। बट उस इकट्ठ के बाद जहाँ पे वो खारगे के गारखे, क्या नाम है उनका, वो प्रेसिडेंट जो है इस वक्त कांग्रेस के, और राहुल गांधी साहब जब वहाँ पर एक ब्रीफिंग कह लें उन्होंने लिया, एक कंसेंसस पैदा हुआ, उनके ख्यालात इस वक्त, ये अजीब सी बात है लेकिन जो पोल्स अपार्ट हैं फ्रॉम द बीजेपी, लेकिन इस वक्त एक पेज पे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ करेंगे। वो जो बीजेपी के वो एक ओवरऑल पॉलिटिकल उसमें कंसेंसस हो गया। नवाज शरीफ साहब का मामला मेरी राय में ये है, देखें उनको ही हैज बीन एंट्रस्टेड रॉन्गली विद दिस गवर्नमेंट, यानी कि फॉर्म 47 उनका भी बन गया, उनकी साहबजादी का, उनकी पार्टी के लोगों का, और वो चूंकि ट्रिब्यूनल्स में कंटेस्टेड है इसलिए मैं तो उसको फॉर्म 47 नहीं कहूंगा ना अभी तक, या तो उसका वो खुद नतारा करवा दें, लेकिन अब वो हुकूमत में है, उनकी जमात, उनका छोटा भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है, वो सुप्रीम लीडर हैं उस जमात के जिसके, और उनके दो डायरेक्ट रिश्तेदार खून के रिश्ते, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को और पाकिस्तान के सेंटर को। तो कुछ उनके मुंह से निकलना बहुत मैटर करता है नॉनदलेस। तो पहले तो मैं मजाक में एक बात कर रहा था, नहीं बोल रहे नवाज शरीफ साहब, मुझे उसकी रीजन नहीं पता कि क्या मामला है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि उधर एक पोल्स अपार्ट पॉलिटिकल ओपिनियन रखने वाली जमातें एक हो गई हैं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर वंस अगेन ही इज इन हेडलाइंस फॉर मेकिंग अनदर स्टेटमेंट, येट अनदर स्टेटमेंट। वो एक टीवी चैनल ने कोट किया, वो आपका डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे भारत को कोई अकल आ जाए। ये कोई किस किस्म की स्टेटमेंट है? मतलब वहां पे वो आपका सोचिए ना कि ये बात है करने वाली। हालांकि ये दुआ उन्हें अपने लिए करनी जब चाहिए। जंग आपके दरवाजे तक कोई ले आया है तो फिर तो आपने लड़नी है ना, सारी सी बात है। मतलब पाकिस्तान इज नॉट शाइंग अवे, पाकिस्तान के पास तमाम रिप्लाई बैक के ऑप्शंस भी मौजूद पहले भी देख चुके हैं और करके दिखा चुके हैं। हम पहले भी कोई खुदा न खास्ता अभी भी हुआ तो इस वक्त ये दुआएं मांगने की हमें जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, कल रात उनको ये देने की कि डिफेंस मिनिस्टर साहब दुआ कर रहे हैं कि अकल आ जाए। कल रात को अता तारड़ साहब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 24 से 36 घंटे में हमें मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात मिली है कि इंडिया हमला कर सकता है। अब आप तो कह रहे थे कि जंग का कोई चांस नहीं लग रहा, तो ये तो अब इंटेलिजेंस इत्तलात और मुस्तनद हैं। क्या लग रहा है आपको, किस किस्म का हमला होगा? कोई छोटा मोटा हमला हो सकता है या जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगी कि आपका सवाल सुन के मुझे थोड़ी सी इस बात की खुशी हुई है कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों का फिक्रा पकड़ के जिस तरह बात की जाती है, आपने एग्जैक्टली मेरे साथ वही किया। अच्छा, पूरा फिक्रा ये था कि जंग नहीं होगी, झड़पें होंगी। ठीक है ना? तो आपने वो झड़पों का जिक्र जिस अंदाज से नजरअंदाज किया है उसने मुझे ऐसे मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। चलें कभी तो आपको भी हम कटहरे में ला पूरा सकें। फिक्रा ये था। हाँ। तो देखिए, झड़पों का सिलसिला तो आप देख रहे हैं कि एलओसी के अक्रॉस जारी है, और हाँ, भारत के अंदर ये बात सोची जा रही है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाए ये वो सोच रहे हैं। पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसका जवाब बनता हो। यही तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि हमने तो कोई कशीदगी नहीं पैदा की। और मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशी थोड़ी सी इसलिए भी है कि मैं पहले दिन से यही अर्ज कर रहा हूँ कि पहलगाम के वाक़े के हकायक जानने की पूरी कोशिश करें। हाँ, और वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए। हाँ। खैर, तो देखिए, अब इंडिया में जो सोचा जा रहा है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब जब ये बात हो रही थी तो उस वक्त, यानी अता तारड़ साहब कर रहे थे ये बात, तो उससे पहले इंडिया में क्या हो रहा था? उससे पहले इंडिया में नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जो डिफेंस की थी, ठीक है, जो सिक्योरिटी की थी, घर पे होगी, और वो भी अपने घर पे, ठीक है। और उसमें एक बात कही थी, उसमें ये कहा था कि मैं आप तीनों अफवाज को फ्री हैंड देता हूँ। यस। अच्छा, फिर इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की थी। तो जब आपने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी और इंडिया के जी हमने अपने फौज को फ्री हैंड दे दिया कि वो रिस्पांस के बारे में सोचे और क्रिएट करे उस रिस्पांस को, तो अब तो इसका मतलब है कोई ढकी छुपी बात, क्लैरिटी आ गई। हाँ, क्लैरिटी आ गई ना। और हो सकता है कुछ सिग्नल हमने इंटरसेप्ट भी किया हो, और कुछ सिग्नल हमने इंटरसेप्ट भी किया, ये भी हो सकता है, इंटेलिजेंस बेस्ड। अब अता तारड़ साहब ने जो बात की वो इंटेलिजेंस बेस्ड होगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहां से ये प्रेस रिलीज भी जारी होगी। अब
यहाँ पे सोचने की बात है कि जब आपने जंग करनी हो तो क्या आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं? हाँ, पॉइंट है। ठीक है ना। और आपने फिर क्या आपने फौजें मूव की हैं? फौज भी मूव नहीं हुई। फौज की मूवमेंट इतना बड़ा काम है कि जो पूरी दुनिया को फौरन पता चलता है। वो किसी ना किसी एतबार में हल्की फुल्की है मूवमेंट। अच्छा, हल्की फुल्की मूवमेंट है ना। वो वैसे ही बिल्डअप नहीं। वो तो दबाव। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि एक तरफ प्रेस रिलीज आ रही है, उस प्रेस रिलीज में तीनों अफवाज को कहा जा रहा है कि आप रिस्पांस का बंदोबस्त करें। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है जंग नहीं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर वो स्ट्राइक करते हैं किसी किस्म की छोटी मोटी झड़प से कुछ ज्यादा, नौयत तो वो क्या कैसे होगी? होगी? हाँ। वो नहीं, वो कौन सी होगी? क्या वो नेवल होगी? क्या वो एयर स्ट्राइक होगी जैसा कि हो चुकी है, या वो फिर बर्री फौज की होगी, यानी मिलिट्री टू मिलिट्री? यस। अब यहां पे ये सवाल उठ रहा है। हाँ। अगर आप नेवल की बात करें तो उन्होंने, आप डेकॉय क्या है, यानी उन्होंने दिखाया क्या है कि बहीरे अरब में उन्होंने मशक़ें शुरू कर दी और एक जहाज से अपने मिसाइल भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हमारी नेवी भी जाहिर अलर्ट हो गई, वो भी देख रहे थे, सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। वो भी डेफिनेटली अपनी अपनी पोजीशंस पे जा चुके होंगे कि उन्हें पता होगा कि हमने क्या करना है, क्या होगा। लेकिन वहां पर जब आप समंदर बहीरे अरब में की बात करते हैं तो बहीरे अरब में पहला टारगेट पाकिस्तान का नेचुरली बॉम्बे होगा, जो इंडिया का कमर्शियल हब है। यस। तो क्या इंडिया ये रिस्क लेगा कि बॉम्बे को, कि जहां पे महाराष्ट्र में सऊदी अरब के पैसे लग रहे हैं, कतर के पैसे लग रहे हैं, मुख्तलिफ दुनिया के लोग वहां पर आके पैसा लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के इस सदर मुकाम को, बॉम्बे को, मुंबई आजकल जिसे कहते हैं मुंबई को, हम खतरे में डाल अफोर्ड नहीं करते। तो लिहाजा आई डोंट सी नेवल थिंग्स हैपनिंग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए एयर स्ट्राइक पे। एयर स्ट्राइक पे पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये मानती है कि इनके पास जहाज कम है या ज्यादा है, इनके पायलटों जैसा जिगरा कोई नहीं। दुनिया के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो हमारे हैं। यस। यानी वो पाकिस्तान के, वो चाहे पुराने हैं नए हैं, लेकिन दुनिया जिस फिजाइया को अपनी ट्रेनिंग के एतबार से बहुत तगड़ा समझती है उनमें पाकिस्तान की फिजाइया है। अच्छा, और पाकिस्तान की फिजाइया ने अभिनंदन के सूरत में खुद को साबित भी कर दिया, किया है 27 फरवरी को कि जनाब हम बिल्कुल तैयार हैं। तो लिहाजा फिजाई मामला जो है, क्या भारत ये रिस्क लेगा दोबारा? ठीक है, आपने जो देखा राफेल तैयारे उड़ा रहे हैं, अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर इधर से तैयारे स्क्रैम्बल हुए तो वापस चले गए। तो ये टेस्टिंग है ना, वाटर टेस्टिंग होती है कि अच्छा देखते हैं रिस्पांस टाइम कितना है, कितनी जल्दी दुश्मन आगे से अब वापस वार करने की सलाहियत रखता है। तो लिहाजा यहाँ पे तो मामला ये हो गया। अब उनके पास एक रास्ता बचता है, वो रास्ता है बर्री फौज का। देखिए, उनके पास राफेल तैयारे नए हैं। ये जो तैयारा साज कंपनियां होती हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं अपने मामलात में। जब आप राफेल को इंगेज करेंगे ना तो फ्रांस को भी परेशानी होगी इसमें। अच्छा जी, वो क्यों? उसकी वजह कि उनका तैयारा है। हाँ। मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन एक छोटी सी बात बता सकता हूँ। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास एक तैयारा है। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में एक वाक़या पेश आया। अब ना बस यही नहीं पूछ रहे हम, डिटेल्स नहीं पूछ रहे। इमरान खान साहब के दौर में एक वाक़या पेश आया जिसमें उस तैयारे और उस तैयारे के पायलट ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। वो जो तैयारा साज कंपनी जिस मुल्क में है, वो मुल्क इंडिया के साथ बड़े क्लोज रिलेशन में है। अच्छा। तो वहाँ से एक स्पेशल जहाज़ उड़ा, वो पाकिस्तान के एक एयरबेस पे पाकिस्तान में आया और उस तैयारा साज कंपनी के बंदे ने स्पेशली पाक फिजाइया को एक गुलदस्ता और एक केक पेश किया। अच्छा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वाक़या भी हो चुका है। अच्छा, कि पाकिस्तान के पायलट्स की जो दाद थी वो उस तैयारा साज कंपनी ने भी दी। ठीक है। तो ये तो उनको भी पता है
और वो अब इंडिया को भी कह रहे हैं कि हमसे भी आप लें। देखिए कितना अच्छा इस बात से तो यही पता चल रहा है। देखिए हाँ ये हुआ ना, किसी दर्जे में है ये बात। अच्छा खैर, तो अब राफेल जब उड़ाएंगे आप तो फ्रांस भी चाहेगा कि मेरे महारत राफेल जो ऐसी हो, यस, वो महारत भी उस तरह की है या नहीं है। क्या ये जो राफेल है, ये जो राफेल है, क्या ये पूरा परफॉर्म भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अच्छा, जंगी हथियार बनाने वाले मुल्क, उनकी पूरी कोशिश होती है कि हमारा हथियार इस्तेमाल ना हो। अब आप जरा देखिए कि राफेल अगर एक तैयारा गिर जाता है, कितनी कॉस्ट होगी उसकी। नहीं, कॉस्ट तो छोड़ दें, फिर राफेल बिकेगा। हाँ, वही कॉस्ट दोनों सूरतों में होगी, दोनों सूरतों। एक तो कॉस्ट ये हो गई ना कि वो तैयारा कितने का था, लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि फिर क्या ये तैयारा चल भी सकेगा आइंदा। दोनों सूरतों में कॉस्ट, दोनों सूरतों की कॉस्ट है। तो लिहाजा यहाँ पर भी एक परेशानी का बायस है। तो अब उनके पास जो रास्ता बचता है वो है झड़प, जमीनी रास्ता। जमीनी रास्ता। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो उनके पास है, क्योंकि आज हमारे वजीर खारजा कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम हालात को खराब नहीं करेंगे, हम सिर्फ जवाब देंगे, हम सिर्फ जवाब देंगे और भरपूर जवाब। जवाब तो फिर मुंह तोड़ देना चाहिए। तो हबीब साहब ने बड़ा उसकी क्या क्या हो सकते हैं उसके मुज़मरात बड़े खोल के बयान किए। प्रवीण सानी जो है वो एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिशियल भी हैं और एक बड़ी रिनाउंड बुक के ऑथर भी हैं, को ऑथर हैं विद, और डिफेंस एक्सपर्ट हैं इंडिया में, बड़े वेल रिप्यूटेड इन सेंस कि वो एक न्यूट्रल एनालिसिस रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कल ट्वीट भी की और उन्होंने ये इंडियन आर्मी के हवाले से कहा कि इंडिया डजंट हैव द ऑप्शन टू, ये सिर्फ अंदर जो है ना वो आगे पीछे चलता रहेगा बहरा अरब के अंदर। और अगेन वही बात कि पीएफ वाली ऑप्शन भी उतनी एक्सरसाइज नहीं होगी, यहाँ पे आर्टिलरी यूज होगी जमीन पे, यानी तोपखाना इस्तेमाल होगा और अक्रॉस फायर, वो जो समझ यूं आता है कि उनके एनालिसिस के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे ये ऊपर नीचे, कहीं पे ये हाइट्स पे हैं ज्यादातर, वहां पे हाइट्स पे वो ऊपर नीचे मामला चलते रहेंगे ये, और उसके अलावा टीवी के ऊपर जंग चलती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त जो उन्होंने ऐड किया वो था जो 3 सर्विसेज चीफ्स और अजीत डोवल को जो घर पे बुलाया नरेंद्र मोदी ने, तो इंडिया में ओवरऑल एक ओपिनियन है और मैं समझता हूँ वो वेटेज है उसमें, और वो ये है कि ये मोदी साहब ने एक तो उन्हें ये समझ आ गई कि अच्छा मैंने अपनी ताकत से ज़्यादा बड़ा हैंड प्ले कर दिया, दुनिया ने उस तरह से उसको बाय नहीं किया जिस तरह से पहले वो करते रहे, पुरानी प्लेबुक जो इस दफ़ा वो काम नहीं की। तीसरा ये कि बहुत सारे उसकी चीज़ें सोची नहीं थी कि अब वही जब एक दफ़ा गन फायर हो जाती तो फिर उसके बाद आगे से बजूका निकला है, बजूके के बाद टैंक निकला है, टैंक के बाद कुछ और निकला है, तो वो मामला उनके जहन में है। लिहाजा उनका ये कहना है कि अपने लोकल पॉपुलेशन को अपीज करने के लिए इंडिया में एक ओपिनियन डेवलप हुआ है इस मीटिंग के बाद जो मोदी साहब ने घर पे बुलाई, कि उन्होंने अब ओनस डाल दिया है सर्विसेज चीफ पे, करो तुसी करो, नहीं करोगे तो फिर मैं कहूंगा भाई मैंने तो फुल हैंड दे दिया था, आपने किया कुछ नहीं। अब देखिए फौज आपकी ये कह रही है कर रही है, तो उन पे है। अब वहां पे प्रेशर जरूर होगा, नेवल चीफ के ऊपर उतना नहीं होगा, एयरफोर्स चीफ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन उस सूरत में होगा जब पाकिस्तान यहां से पहली स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान तो पहली स्ट्राइक नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ये देखने बैठी थी कि पहली स्ट्राइक कौन करता है। सबूत तो वो अभी तक नहीं लेके आ सके। पाकिस्तान बेवकूफ तो नहीं कि पहली स्ट्राइक कर देगा। हाँ, वो जो लैंड पे जो मामला चलेंगे, स्कर्मिशेस होंगी, झड़पें होंगी, उसमें उस तरह की नौबत नहीं आनी। और वहां पे मोदी साहब पूरा इख्तियार दे चुके हैं अपने आर्मी चीफ को कि यार तू दास्तू की कर। देखिए अपने सर का बोझ उन्होंने उन पर डाल दिया। बिल्कुल एक वाइल्ड सी वाइल्ड सोच है, जंग के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यस, वो तो सरप्राइज होता है। हाँ। अब माहौल तो बनता देख के कह सकते हैं कि होगी, लेकिन किस वक्त कौन पहला कदम उठाएगा इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे इंडियन मीडिया को देखते हुए और इंडियन एनालिस्टों की बात सुनते हुए और सियासत का एक तालिब इल्म होने के नाते एक बात समझ में आती है कि इंडिया को एक मिनिमम चीज़ चाहिए। वो मिनिमम चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है ना, कुछ वो मिनिमम चीज़ क्या हो सकती है? वही मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मिनिमम चीज़ ये हो सकती है जिस पे वो पूरी कोशिश करेंगे, वो ये है कि आपकी किसी पोस्ट को रैंसैक कर दें और फिर वापस चले जाएं। सही, हाँ ठीक है। और वहां पे उस पोस्ट पे अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा लें। ठीक है, वो ये करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और फिर वहां से वापस निकल जाए। ठीक है ना, ये एक मुझे लगता है
यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो इतना बड़ा बॉर्डर है और इतनी उस पर सैकड़ों पोस्टें हैं, तो हर पोस्ट की हिफाजत उस तरह नहीं की जा सकती। वैसे तो एक एक इंच की हिफाजत होती है, लेकिन जब जंग की कैफियत होती है तो फिर आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, कहीं पे आप रीइंफोर्स कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो खुदा न खास्ता वो ये करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब जो है, इसका मतलब है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बड़ी फौज इन्वॉल्व होगी जी। बड़ी फौज इन्वॉल्व होगी तो पाकिस्तान की फौज को जवाब देना पड़ेगा। तो अब क्या इस तसादुम को महदूद रखा जा सकता? ये है अगला सवाल। लेकिन उसमें सर एक और एंगल, आप यहाँ पे आते हैं और मसलन पोस्ट ए पे इंडिया 4 कदम आगे आ जाता, पोस्ट बी पे हम 10 कदम आगे बढ़ जाते। तो क्या ये कैफियत यहाँ पे खत्म हो जाएगी? हाँ, या फिर अभी आगे और भी जाएगी? अच्छा, अब यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि अगर ये कैफियत हो तो अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए, एक भी फायर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कहीं तैयार होना चाहिए। ये एक बिल्कुल एक इमेजिनेटिव बात है, एक महज एक तसव्वुराती बात मैं कर रहा हूँ। इसके पीछे इंफॉर्मेशन ये महज जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जी उसको देखते हुए। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी अब हबीब साहब ये कहा जा रहा है, टैमी ब्रूस ने आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने ये कहा कि रोबियो जो हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वो बात करेंगे आज या कल जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जो कशीदगी का माहौल है इसे जिम्मेदाराना तरीके से ख़त्म किया जाए और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। उसके लिए तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी ऑफ़र है, वो पाकिस्तान की ऑफ़र है, स्टैंडिंग ऑफ़र है। वो ये है कि इस वाक़े की तहकीकात करते और इस वाक़े की तहकीकात किसी दूसरे मुल्क को दे देते, अमेरिका को दे देते, चीन को दे देते, यूएन को दे दें, यूएन को दे दें। ये वाक़या इस तरह आपने तहकीक करनी है तो इसकी कर लें। ये तो कोई मसला नहीं। आप जिस ऑप्शन जो कि प्लॉजिबल है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और वो वाकई प्लॉजिबल है कि मतलब वो अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ इतना फुटेज चाहिए। अच्छा, लेकिन मामला फिर वो ये ना कि ये आगे मामला फिर बिल्डअप में यूं लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी रुकना नहीं है, और वो कहाँ एक्सटेंट उसकी क्या होगी वो अपनी जगह पे। लेकिन मैं जिस कैजुअलिटी का सोच रहा हूँ सर, वो ये है कि यहाँ से वहाँ से वो ये करेंगे, यहाँ से ये कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद ये एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये मामला टेंशन्स चलती रहेंगी। लेकिन उसकी एक सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती भी नज़र आती है वो है मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। डिसेंट को सप्रेस कर देना कि जंग लगी हुई है इस वक्त, कोई कुछ ना बोले। इमरान खान साहब की जो दूसरी ट्वीट आई है वो अदालतों के हवाले से है ना, और जो उन्होंने विंस्टन चर्चिल का हवाला दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से, कि वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और फिर अब ये जो सीट्स वाला मामला है, मखसूस नशिस्तों वाला, उस पर जिस तरह से रिफॉर्मेशन ऑफ बेंच हुई है, ये अजीब सा पाकिस्तान की तारीख में। और हम हल्की फुल्की नहीं, ठीक ठाक पाकिस्तान में तो हर बंदा कोर्ट रिपोर्टर ही है पिछले 15-16 साल से, तो इतनी चीज़ें तो पता होती हैं कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो आ गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में चेंज होते नहीं देखा। 26वीं आईनी तरमीम क्यों आई है फिर? वो बात आपकी दुरुस्त है, ये पीटीए तो यही कह रही है और वो लगता भी यूं ही है, लेकिन वो चेंज नहीं हुए फैसले, इस दफ़ा हुए हैं। अभी बहुत सारे फैसले वो हैं कि जनाब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है, रिफॉर्मेशन, मैं पता नहीं गलत वर्ड बोल रहा हूं, 5 जजेस जो हैं अक्सरियती फैसले वाले वो इस बेंच में नहीं है, और जो 4 जजेस अकलियती फैसले वाले हैं वो बेंच में मौजूद है। देखिए तो जहां तक जंग का एक कैजुअलिटी जी, इस पे मैं सिर्फ कह रहा था कि आप भी कुछ बताइए। मुझे तो फिर आगे वही लग रहा है कि यहाँ पे बजाय इसके कि जो हम होप कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि इस तरफ मामला जाए, नेशनल यूनिटी की तरफ, हो यहाँ पे मामला उससे ज्यादा खराब होने के चांसेस, क्योंकि एक मौका ऐसा मौजूद है कि चुप कर दो, यानी अंदर खाने भी जंग चलती रहेगी। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से गैर मशरूत तौर पे हाथ आगे बढ़ा दिया, और ना उन्होंने इसके बदले में कुछ मांगा है, हाँ, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई और तकाजा, हाथ आगे बढ़ा दिया। अब ये अच्छा, अब ये सिस्टम पे है कि सिस्टम को चंद कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये मामला इस वक्त ना इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लाने का है, ना ये इलेक्शन 2024 खुल रहा है, ना कुछ और हो रहा है। अहम बात यह है कि ये मामला इमरान खान की तरफ बढ़ने का है, ताकि यूनिटी का तासुर जो उस तरफ से आया है वो एक हमागीर हो जाए। एक बात।
दूसरा सिस्टम के अंदर मेरा जो ऑप्टिमिज्म है उसकी क्या रीजन? इसको यहीं पे आपके पॉइंट में एक सवाल है, उसको साथ ले लें। आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हाथ आगे बढ़ा दिया। जो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो ये कहते हैं कि हाथ आगे अभी नहीं बढ़ाया। मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट ये बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हाथ आगे बढ़ाना एक ऐसे मौके पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो माफ़ी की तरफ बढ़ाना चाहिए। नहीं, वो मामला तो अब गया गुजरा, समझे ना। उस बात को अब मैं जो वर्स करना चाह रहा था कि सिस्टम, मुझे क्यों उम्मीद है कि सिस्टम आगे बढ़ेगा, बताएं। मेरी उम्मीद ये है कि मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है। ठीक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस में चले गया। लेकिन आप ज़रा देखिए कि सिंध के अंदर जिस तरह सिंध के तमाम तबकात ने नहरों वाले इशू पे एहतजाज किया है और ये सिस्टम पीछे हटा ना उस पर। जी जी, ठीक है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया है एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को। जी जी, सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया ना। बिल्कुल किया। तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर ये गुंजाइश पैदा हो गई है कि आप अब उस इमरान खान साहब की जो ऑफर है उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, नहीं सर, एक और चीज है ना, उतना फिर इस साइड से भी एक्ट भी तो हो ना उतना। ये वैसे अभी उस साइड से, यानी कि अब अगर हम पीटीआई की बात करें एज कंपेयरिंग सिंध विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो भी उतना एक्ट तो करे जितना सिंध में किया गया, नंबर 1। और नंबर 2 कि उन जो इस वक्त लीडरशिप है, ये आप मेरे से बेहतर समझते होंगे, मैं तो अब ये सुन रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो नाखुश भी हैं और सेटिस्फाइड भी नहीं है विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने, टू लिटिल टू लेट वाला मामला है। तो वो सूरत हाल तो तब क्रिएट, अलीमा खान साहिबा से जब आज सवाल हो रहा था कि क्या ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं खान साहब के मुकदमात के लिए आएंगे अदालतों में, तो उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम होगा तो आ जाएंगे, मर्जी है उनकी, उन्हें भी पता है खान साहब का केस लगा हुआ है, आना चाहें, उनके पास टाइम हो तो आ जाएं। मतलब वो कुछ मायूस लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है इनसे, शिकवा था उनको। हाँ, वही बात है। एक तो ये बात समझिए कि जब कोई लीडर इस तरह जेल में होता है और सबको पता है वो जेल में क्यों है, तो उसके बाद जो सबसे पहला असर होता है ना, उसकी पार्टी के बीच में बाहमी अदम एतमाद पैदा हो जाता है। फैमिली बाकी सबको मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, और बाकी सब एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं। तो लिहाजा ये फिनोमेना ऐसा है जो हमेशा चलता है और हमेशा ऐसे ही होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी मुल्क, बल्कि कोशिश भी की इस तरफ, एक एफर्ट भी है कि ये हो, की जाती है। फिर कोशिश भी जो मुखालिफिन है वो ये करते हैं कि इसको भी ज़रा उभारें, इसको भी उभारें, एक दूसरे के इख्तलाफात को ज़रा बढ़ाएं, कहीं अगर छोटी सी चिंगारी है तो उस पर तेल डाल के आग लगाएं, ये सब चलता रहता है। अच्छा, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हैं कि पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। इतना तो है, यू कैन शो अप एट डिफरेंट प्लेसेस। अब हाँ, ये दूसरा है, ये तो कोई इतना बड़ा सवाल अब है कि आपने यकजहती के लिए आप किसी का मुकदमा सुनने जाते हैं, आप मुकदमे का फैसला नहीं कर रहे होते, आप यकजहती के लिए जा रहे होते हैं। तो यकजहती का मुजाहरा तो तहरीक इंसाफ को करना है और अपने लीडर के मुकदमात में करना है, इसी तरह और दूसरी जो मुकदमात चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनमें करना है। लेकिन इसमें साथ ये बात भी जहन में रखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बहुत सारे लोग अंदर हैं वो इस बात से खाइफ हैं कि कहीं हमारे खिलाफ एक ऐसा वाक़या ना क्रिएट कर दिया जाए जो 9 मई से मुमासरत रखता हो। इस डर से भी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा, कुछ चीज़ें रखी जाती, कुछ किया जाता है। ठीक है, जो मेरा ख्याल है वो बात रह नहीं रहे। मैं आपको एक एक्चुअली वाक़या बताना चाह रहा था जो हाल ही में रूनुमा हुआ, तो उड़ती उड़ती मेरे पास उसकी भी इत्तलात आ गई, तो लिहाजा मैं उस पे खामोश रहता हूं। इत्तलात तो और भी बहुत सारी हैं तो उसमें, लेकिन वो अमरीका से मुताल्लिक थी, इसी टाइप से। लेकिन तो सर ये जो खौफ है पीटीआई के अंदर या पीटीआई के अंदर ये जो एहतियात है ये अपनी जगह मौजूद है। तो बस पर सुकून करें, अगर वो किसी जगह पहुंच भी नहीं सकते, वो जेल के बाद जो अभी इफेक्टिवली आप नहीं मिलने देते इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से, उनकी मर्जी के वकला से,
तो फिर सुकून करें, वहां पे भी आप नहीं जा सकते। अगर अडयाला जेल आप केसेस के लिए नहीं जा सकते अदालत। देखिए सिस्टम के अंदर जो दबाव है ना, वो सब देख रहे हैं कि मकबूल तरीन आदमी कौन है। वो तो ठीक है ना। हाँ। अच्छा, एक तो यह है कि ये कोई जब हम बात करते हैं ना पीटीआई की, तो पीटीआई कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके लिए बंदे इकट्ठे करना चैलेंज है। ठीक है ना, ये फिलहाल तो बना हुआ है ना। नहीं, वो हालात ऐसे बंदे होते हैं इकट्ठे ना। करना नहीं है। हाँ। अपनी कुव्वत को और बंदों को बचाना है। हाँ। 26 नवंबर का वाकया हो चुका है जी, 9 मई का वाकया हो चुका है। ये कोई ख्वाब ख्याल के वाकयात नहीं है, ये वाकयात हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो गिरफ्तारियां हुई थी, आपको पता है 26 नवंबर के बाद 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां थी। उन लोगों को फिर आपने बाहर भी निकाला है, बहुत सारे लोगों को निकाला है, बहुत सारे लोग अब भी अंदर है। देखिए, आप जब सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं और सिस्टम ने एक खास तरीके से रिएक्ट किया है आपकी तहरीक के बारे में, तो फिर आपको कॉन्शियस होना चाहिए। एक तो ये कॉन्शियसनेस पीटीआई के अंदर है, लेकिन क्या इस कॉन्शियसनेस से पीटीआई के लिए सिस्टम में गुंजाइश पैदा हो रही है? ये भी तो नहीं है ना कि गुंजाइश भी तो पैदा नहीं हो रही। एक तो ये है कि पहले आप उसमें ये कह सकते हैं कि लोगों ने, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, द पॉलिटिशियंस एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ पीटीआई, क्या ये लोग बाकायदा तौर पर अपना काम उस तरह कर रहे हैं जिस तरह उन्हें करना चाहिए? ये क्वेश्चन है ना, यही सवाल है। अच्छा, आप देखिए कि ये सारी जो सफ़े अव्वल की क़यादत, जो इस वक्त सफ़े अव्वल की क़यादत, इससे पहले की सफ़े अव्वल की क़यादत सारी तो जेलों में है। हाँ। अच्छा, जो ये क़यादत है, हर एक आदमी पे 40-40, 50-50 पर्चे, और हर आदमी को कहीं एक जगह पेश होना पड़ता है, उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, एक ही मुकदमा है बुनियादी तौर पर, और उसको 4 जगह दिखाया गया हुआ है। अब जाहिर है अदालती प्रोसेस जो है वो तो अपने हिसाब से चलता है ना। तो आप जब इसमें ये बात बहुत सारे लोग करते हैं ना कि जनाब पीटीआई के लोग जो हैं बस ऐसे चाक गिरेबां बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी दीगर चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और अब इस वक्त जब आपका मुल्क हालत जंग में है, तो क्या इस वक्त एक सियासी तहरीक चलाने का मौका मौजू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इस वक्त नहीं। देखिए, मौका है भी नहीं और दिया भी नहीं जाएगा ना। और दूसरा, और इमरान खान साहब के जो केसेस भी नहीं लग रहे, आगे जज साहब भी माशाल्लाह साहिबान माशाल्लाह छुट्टियों पे चले जाएंगे। गर्मी बड़ी हो जाएगी ना। वो अलीमा खान साहबा भी आज इस बारे में तशवीश का इजहार कर रही थी कि वो तो फिर लंबी ये सिलसिला, लेकिन अभी सब वो चलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि आप अडयाला जेल से एक बड़े अरसे के बाद बाकायदा एक बात कही गई है। वो तो है। और वो बात देखें कि किसी भी सियासी, यानी जो इस वक्त हमारी सियासत है, उससे बालातर होकर कही गई है। सिर्फ आखिरी वो मुझे काजी फाइज साहब याद आ गया, वैसे दिल तो नहीं करता, लेकिन वो चूँकि बदनामे ज़माना फ़िक्रा उन्होंने ही बोला था। वैसे तो वो एक फ्रेज़ है कि इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। पीटीआई मतलब अगर आप फिर इतनी हीट नहीं फेस कर सकते तो फिर किसी और दो चांस हो, ट्राई करके देख ले यार। ऐसा नहीं होता अकबर साहब। अब आप पता क्या है मसला, ये है कि आपने काजी फायज ईसा का नाम लेके इतना अच्छा मुहावरा जो है उसको भी तबाह कर दिया। मेरे ख्याल से मैं क्लोजिंग की तरफ चल जाती हूँ। हमें इजाजत दे नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।